Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your chemistry teacher Ghazanfar Ali Qadri from Multan Public School and College. Welcome to my lecture number 2 of second year chemistry. Dear students, last time we have discussed introduction. In introduction we discussed history of organic compounds. Today our topic is 7.1.1, that is modern definition of organic chemistry. Before we go to the modern definition of organic chemistry, you need to learn about some basic terms to learn or to understand modern definition of organic chemistry. So let's start with hydrocarbons. What are hydrocarbons? The word hydrocarbons is a combination of two words, hydrogen and carbon. So hydrocarbons is a class of compound which consists of carbon and hydrogen only. Hydrocarbons हमारे पास वो compounds होते हैं, as the name indicating hydrocarbons, वो compounds जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स के एटम्स जो है वो मौजूद होते हैं. हाइड्रोकार्बन्स में जैसे कि हमने पढ़ा कि कंपाउंड्स में एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं. तो हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद होते हैं, इसके अलावा और कोई एटम्स या किसी एलिमेंट के एटम्स मौजूद नहीं होते. सो वी डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स एज द कंपाउंड्स which consist of carbon and hydrogen only. इसके अलावा अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी और एलिमेंट मौजूद होगा कंपाउंड के अंदर तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा. तो आफ्टर द हाइड्रोकार्बन्स द नेक्स्ट टर्म which we need to learn, that is derivatives of hydrocarbons. What are the derivatives of hydrocarbons? The compounds obtained or derived by the chemical reaction of hydrocarbons are called derivatives of hydrocarbons. Means वो compound जो hydrocarbons के further किसी substance के साथ reaction से हमें obtained होते हैं या hydrocarbons के chemical reaction से derive होते हैं, उनको हम derivatives of hydrocarbons बोलते हैं. For your understanding मैंने कुछ examples में reactions जो है वो लिखे हुए हैं. जैसे आप देखिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है मीथेन का CH4. इसमें एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं. मींस कि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है. तो ये हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है. इसका रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ करवाया. रिजल्ट में क्या हुआ देखिए, मीथेन में से एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गया एक क्लोरीन के साथ CH3Cl, जिसको हम क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड भी बोलते हैं. और जो मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकला उसने दूसरे क्लोरीन के एटम के साथ मिलकर HCl का एक मॉलिक्यूल बना लिया. अभी जो हमारे पास क्लोरोमीथेन बना है CH3Cl, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन को हमने डिफाइन किया द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्लोरीन भी मौजूद है, इसमें एक हेलोजन मौजूद है. तो इसको हम हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे, चूंकि ये हमारे पास हमें कैसे ऑब्टेन हुआ है, हाइड्रोकार्बन के क्लोरीन के साथ रिएक्शन से. सो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन तो नहीं है लेकिन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन के फर्दर रिएक्शन से जो है वो हमें ऑब्टेन हुआ है. फर्दर अगर आप नेक्स्ट रिएक्शन देखें, इस क्लोरोमीथेन का मैंने फर्दर क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करवाया तो एक और हाइड्रोजन जो है वो एक और क्लोरीन के साथ रिप्लेस हो गया. तो हमारे पास क्या बना, CH2Cl2, डेट इज डाइक्लोरोमीथेन. एक और हाइड्रोजन कम हो गया और एक क्लोरीन बढ़ गया. और जो एक हाइड्रोजन यहां से निकला और एक क्लोरीन, जो क्लोरीन के 2 एटम हैं एक मॉलिक्यूल में, एक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, दूसरे ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक और HCl बना दिया. ये रिएक्शंस आपने पहले भी ये सीरीज पढ़ी हुई है. नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए हमारे पास ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसे हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, और लास्ट में हमारे पास CCl4, जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं. सो ये हमारे पास अगर आप देखें 4 प्रोडक्ट जो बन रही हैं, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड.
ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, बिकॉज दीज कंपाउंड्स डू नॉट कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, दे कंसिस्ट ऑफ एन अदर एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्लोरीन एटम मौजूद है, तो इसलिए ये हाइड्रोकार्बन नहीं, ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोजन होते हैं वो किसी और एटम के साथ रिप्लेस हो जाते हैं, लेकिन कार्बन जो है वो इसके अंदर मौजूद रहता है, सिर्फ हाइड्रोजन जो है वो दूसरे एटम्स के साथ रिप्लेस हो जाते हैं। अगर आपको हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स अंडरस्टैंड हो गए हैं, नाउ इट्स इजी टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। First we discuss organic compounds. What are organic compounds? Now we are going to discuss the modern concept or modern definition about organic compounds. The compounds containing carbon and hydrogen, mean hydrocarbons भी हम उनको बोलते हैं, ऐसे compound जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, they are called hydrocarbons. The compounds containing carbon and hydrogen and their derivatives are called organic compounds. अब हर वो कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन हो या हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा था, जो ओल्ड कंसेप्ट था, अर्ली केमिस्ट जो कहते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड होते हैं, एंड मॉडर्न डेफिनेशन ये कह रही है कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। So beta, this is the modern definition of organic compounds, and now we are going to define organic chemistry. How can we define organic chemistry? लेकिन simply अगर हम कहें तो हम कहेंगे the branch of chemistry in which we study organic compounds is called organic chemistry. यहाँ पे जो आपकी बुक में डेफिनेशन है उसने कैसे लिखा हुआ है, मतलब वही है लेकिन वर्डिंग सिर्फ चेंज है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, मीन हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंपल वर्डिंग में हम यूं भी कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने ये स्टडी किया है ना, ये डिस्कस किया है कि वो हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स होते हैं, और यहाँ उसने एक्सप्लेन करके लिख दिया है कि स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन मीन हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हमने ये कहा कि हाइड्रोकार्बन्स के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसमें हाइड्रोकार्बन्स के जो हाइड्रोजन होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं किसी और एलिमेंट के एटम्स के साथ। पीछे हमने एग्जांपल में देखा कि क्लोरीन एटम यानी हेलोजिन के साथ जो है वो रिप्लेस हो रहे थे। अब हम ये डिस्कस करेंगे क्या हेलोजिन्स के अलावा कोई और एटम्स भी रिप्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को। हमारा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो मौजूद हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। जैसे आपने देखा क्लोरीन, हमने पीछे देखा कि क्लोरीन एटम जो है वो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में था और उसको हमने कहा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हैं। ऐसे क्लोरीन की जगह पे ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी, नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी एंड हैलोजेंस भी। बट कार्बन, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि हाइड्रोजन रिप्लेस होगा लेकिन कार्बन जो है वो रिप्लेस नहीं होगा। ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हो सकता, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा नहीं हो सकता जिसमें कार्बन मौजूद ना हो। कार्बन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा नहीं हो सकता, मैं बार बार बता रहा हूं, कि जिसमें कार्बन ना हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कार्बन कंपाउंड्स भी बोलते हैं कि ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं। ऐसा मुमकिन है कि मोस्ट ऑफ देम कंटेन हाइड्रोजन और अदर एलिमेंट्स, जैसे नीचे मेंशन है अदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन मौजूद हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन कार्बन का होना लाजमी है क्योंकि मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी जो हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन जब आप डेरिवेटिव्स बनाते हैं तो उसके हाइड्रोकार्बन्स में जो हाइड्रोजन होते हैं वो अदर एलिमेंट्स के साथ रिप्लेस हो जाते हैं। और वो अदर एलिमेंट्स कौन से हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हैलोजेंस, और इसके अलावा मेटल्स भी हो सकती हैं एटसेट्रा। ये आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोकार्बन, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा मौजूद हो सकते हैं। मैंने आपको एक बात बताई अभी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन जो है वो एसेंशियल एलिमेंट है, कार्बन का मौजूद होना जरूरी है।
लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, जो मैं बात अब आपको बता रहा हूँ तवज्जो से सुनेंगे ज़रा। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का मौजूद होना ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा इस बात को, कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का मौजूद होना ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। लेट्स डिस्कस सम कंपाउंड्स which contain carbon atoms but they are not treated as organic compounds. Compound of carbon which are not organic in nature, कि ऐसे compounds जिनमें कार्बन तो है लेकिन वो organic compounds consider नहीं होते। Following are the important compounds which have carbon in them but they are not treated as organic compounds. पहले आइए उन कंपाउंड्स को डिस्कस कर लेते हैं, वो कौन से हैं। फॉर एग्जांपल्स ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन कौन से हैं, आपने पढ़े हुए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, कार्बाइड्स हैं, एटसेट्रा। ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये देखिए सारों के अंदर कार्बन मौजूद है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। ये बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि वाई सम कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन बट दे आर नॉट ट्रीटेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो आपने इसकी रीजन बतानी है। रीजन में मैंने नीचे इसके आंसर में 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर आप ये 2 पॉइंट्स लिख देते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। दीज कंपाउंड्स आर नॉट ऑर्गेनिक ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, हिस्टोरिकल एंड कन्वेंशनल रीजंस, एंड द सेकंड इज the chemical properties of above mentioned carbon compounds are quite different from properties of organic compounds, कि ये जो compounds हैं इनकी properties organic compounds की properties से differ करती हैं। अब और कुछ basic features हैं, कुछ basic laws हैं जो हर organic compounds को obey करने पड़ते हैं। कुछ some basic features हैं, important features हैं जो हर organic compounds में मौजूद होते हैं। मतलब हम ये कहें कि कुछ general properties हैं जो हर organic compounds में मौजूद होती हैं, लेकिन वो वाली properties इन carbon compounds में जो है वो मौजूद नहीं होती, इसलिए हम इनको organic compound consider नहीं करते। तो आइए देखते हैं कि वो basic some features कौन से हैं जो हर organic compounds के अंदर मौजूद होते हैं। बेटा our next topic is 7.2 some features of organic compounds. Organic compounds obey the fundamental laws of chemistry as inorganic compounds do. मतलब कि ऐसे inorganic compounds भी हैं जो जिनकी basic properties होती हैं वो उनको follow करते हैं, वो प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होती हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी कुछ फीचर्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होती हैं। However, organic compounds are studied as a separate branch because of following reasons. The first feature or the first property of organic compound is peculiar nature of carbon. ये पिकोलियर नेचर ऑफ कार्बन क्या है, ये कार्बन का एक अनोखा बिहेवियर है जो किसी और एलिमेंट के एटम्स जो है वो शो नहीं करते। वो क्या है, कार्बन हैज द एबिलिटी टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड लार्ज रिंग्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन के एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और ऐसे लिंक करते 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 एक लार्ज रिंग्स बना देते हैं या लार्ज रिंग्स या चेन्स बना देते हैं, लॉन्ग चेन्स या लार्ज रिंग्स बना देते हैं। ये कार्बन की एक प्रॉपर्टी है जिसे हम बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन को अगर सिंपल वर्डिंग में डिफाइन करूं, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग मीन कि कार्बन एटम अपने ही एलिमेंट्स के एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है जिसके रिजल्ट में वो लॉन्ग चेन्स और लार्ज रिंग्स बनाता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। और आपको एक और बात बताता चलूं कि इस कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की ही वजह से कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स जो मौजूद हैं, एक ये भी रीजन है कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करना। अगर इसमें ये प्रॉपर्टी ना होती तो इसमें शायद इतने सारे कंपाउंड्स ना होते। इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो एग्जिस्टेंस है उसकी एक मेन रीजन ये पिकुलियर नेचर ऑफ कार्बन या कैटिनेशन जिसे हम कह रहे हैं, ये भी एक रीजन है। ये जो हमने कहा लॉन्ग चेन्स एंड लार्ज रिंग्स बनाते हैं, ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये 4 कार्बन वाला है, 5 कार्बन वाला कंपाउंड, 6 कार्बन वाला है और 6 मेंबर्ड रिंग मैंने एक बनाया हुआ है।
तो ये तो मैंने सिर्फ चेन्स और रिंग्स आपके सामने मेंशन किया हुआ है। हर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। आपने देखना है कि हर कार्बन के जितने बॉन्ड हैं बाकी उसके साथ हाइड्रोजन लगा देंगे। ये आप मैट्रिक क्लास में भी ये बात पढ़ के आए हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। तो यहाँ से आई थिंक इतना आपके लिए काफ़ी है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहली जो अच्छा एक बात कि कार्बन ही क्यों ये प्रॉपर्टी शो करता है, बाकी एलिमेंट्स क्यों नहीं शो करते? क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो एक स्टेबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन जो अपने ही एलिमेंट के एटम के साथ बनाता है वो बॉन्ड स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द बॉन्ड ऑफ कार्बन विद अदर एलिमेंट। सो बाकी किसी भी एलिमेंट का अपने ही एलिमेंट के एटम्स के साथ इतना स्ट्रॉन्ग या स्टेबल बॉन्ड नहीं होता जितना कार्बन का होता है। तो ये एक फर्स्ट फीचर था, पहली प्रॉपर्टी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो होती है। वो किस वजह से होती है? वो कार्बन की सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड लार्ज रिंग्स। और एक बात और, लास्ट बात इस प्रॉपर्टी की, कि जो कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बनाते हैं या कार्बन कार्बन आपस में ज्वाइंट होते हैं, ये थ्रू सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड, यानी मल्टीपल बॉन्डिंग भी जो है वो हो सकती है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद हो सकता है। सेकेंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, नॉन आयोनिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो नॉन आयोनिक इन नेचर होते हैं। तो नॉन आयोनिक होते हैं तो फिर इनकी नेचर कौन सी होती है? कोवेलेंट नेचर होती है। क्योंकि हमने कहा कि ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इतनी ज्यादा हाई नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सके, और ना ही इतनी लो है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सके। इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है। तो जो बॉन्डिंग होती है कार्बन की वो ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। और आपको पता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो आपके सामने एक एग्जांपल है, मीथेन का एक मॉलिक्यूल जो है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। आप देखें एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है। कार्बन ने अपने चारों इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन्स के साथ जो है वो म्यूचुअली शेयर किए हुए हैं। तो रिजल्ट में 4 कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं। तो कार्बन की इस नेचर की वजह से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो नेचर है वो नॉन आयोनिक होती है, मतलब कोवेलेंट नेचर होती है। इसके अलावा सिमिलैरिटी, थर्ड प्रॉपर्टी जो है दैट इज सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसा कि आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो मौजूद हैं, जो कि नेचुरली एग्जिस्टिंग भी हैं और लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली भी जो है वो सिंथेसाइज किए जा रहे हैं। तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इंडिविजुअली स्टडी करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये ग्रुप्स की फॉर्म में, फंक्शनल ग्रुप की बेस पे ग्रुप्स की फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जितने भी आपके पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, वो आपके पास अल्केन्स कहलाते हैं। डबल बॉन्ड जिनमें होता है वो अल्कीन्स, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो अल्काइंस, जिसमें OH ग्रुप होगा वो अल्कोहल, ऐसे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स। तो फंक्शनल ग्रुप की बेस पे हम क्या कर देते हैं कि इनको एक ही ग्रुप्स, जैसे अब मैंने आपके सामने नीचे अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, एक मैंने सीरीज बनाई है। पहला जो कंपाउंड है मीथेन का एक मॉलिक्यूल है, दूसरा इथेन है 2 कार्बन वाला, तीसरा प्रोपेन है, ऐसे 4 वाला ब्यूटेन, 5 वाला पेंटेन। इन सारों में सिंगल बॉन्ड जो है वो मौजूद होता है। अब इन सारों को इंडिविजुअल स्टडी करना नहीं पड़ता, ये क्योंकि एक ही ग्रुप में सारे हैं, एक ही होमोलोगस सीरीज बना रहे हैं, तो हम इनको इंडिविजुअल स्टडी नहीं करते, पूरे ग्रुप को स्टडी कर लेते हैं। अल्केन्स में जितने भी, चाहे वो 1 कार्बन वाला है, चाहे वो 20 कार्बन वाला है, चाहे वो 40 कार्बन वाला है, सारों की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। तो बजाय इसके हम एक एक कंपाउंड को अलग अलग स्टडी करें, हम कलेक्टिवली जो है वो स्टडी कर लेते हैं। इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी जो है वो ईजी हो गई। मतलब कि हर कंपाउंड को इंडिविजुअल जो है वो स्टडी नहीं करना पड़ता। ये जो सीरीज बन रही हैं ये एक ही ग्रुप जो है इसको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। अल्केन्स की एक अलग होमोलोगस सीरीज होगी जिसको हम कलेक्टिवली स्टडी कर लेंगे, तो हमें उन सारों की प्रॉपर्टीज का पता लग जाएगा, नेचर का पता लग जाएगा, हमें इंडिविजुअल हर कंपाउंड को स्टडी नहीं करना पड़ता। तो द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज शो ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेवियर।
द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नॉट नेसेसरी, ओनली स्टडी ऑफ फ्यू होमोलॉगस सीरीज टेल्स द बिहेवियर ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब मैं इस अल्केन सीरीज को स्टडी कर लूं कलेक्टिवली तो इसके जितने मेंबर हैं वो सारे अल्केन्स जितने भी हैं वो सारे के सारे जो है मुझे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लग जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पहला जो मेरे पास मेंबर है मीथेन, दूसरा है इथेन, तीसरा है प्रोपेन। अब इसके पहले और दूसरे मेंबर में क्या डिफरेंस है, दूसरे और तीसरे में क्या डिफरेंस है, फिर तीसरे और चौथे में क्या डिफरेंस होगा। देखिए हर नेक्स्ट मेंबर में एक कार्बन एटम ज्यादा होगा और 2 हाइड्रोजन एटम। मींस पहले में अगर आप देखें एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, दूसरे में 2 कार्बन हो गए मतलब एक कार्बन एटम बढ़ गया। पहले में 4 हाइड्रोजन थे, दूसरे में 6 हाइड्रोजन है, मींस 2 हाइड्रोजन एटम्स बढ़ गए। ऐसे अगर आप तीसरे और दूसरे में डिफरेंस देखें, दूसरे में कितने हैं 2 कार्बन, तीसरे में 3 कार्बन, मींस 1 कार्बन एटम बढ़ गया। दूसरे में 6 हाइड्रोजन, तीसरे में 8, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स जो है वो इंक्रीज हो गए। सो ईच सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज, हर एक के बाद जो अगला मेंबर है उसमें एक CH2 ग्रुप का फर्क है, मींस 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम्स का फर्क है। और अगर इनके मैसेज की बात करें, क्योंकि हर मेंबर में CH2 ग्रुप का फर्क है तो एक CH2 ग्रुप का मैस कितना होगा, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गए। सो मीन 12 + 2 कितना हो जाएगा 14। हर एक मेंबर का अगले मेंबर से जो मैस का फर्क होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस का, वो 14 यूनिट्स और एक CH2 ग्रुप का जो है वो डिफरेंस होता है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंपल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लार्ज एंड हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसमें जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्च का फार्मूला है C6H10O5 ब्रैकेट क्लोज बार। आप देखें आपको N नजर आ रहा है, इसमें N की वैल्यू जो है वो थाउजेंड्स में भी हो सकती है, सेवरल थाउजेंड्स। लेकिन अगर देखें फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे इसको n की वैल्यू अगर 1000 भी कंसीडर करता हूं और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 6000 कार्बन होंगे इसके अंदर, 10,000 हाइड्रोजन और 5000 ऑक्सीजन होंगे, जबकि ये हमने मिनिमम कंसीडर किया है। अब देखिए एक कंपाउंड हो उसमें 6000 कार्बन हो, 10,000 हाइड्रोजन हो और 5000 ऑक्सीजन हो, तो उसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो कितना कॉम्प्लेक्स होगा। और इसमें इससे ज्यादा तादाद भी हो सकती है एटम्स की। सो इससे हमें ये शो हो रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। इसी तरह से जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं जो कि अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनते हैं, उनके भी मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनके जो मैसेज होते हैं मॉलिक्यूलर मैसेज प्रोटीन्स के, वो फ्यू थाउजेंड्स टू मिलियंस में होते हैं, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं और प्रोटीन्स फिर बनते हैं। तो ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स जो है वो कंपाउंड होते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। देखिए आइसोमर्स 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, आइसो एंड मर्स। आइसो मीन सेम एंड मर मीन यूनिट, यानी आइसोमेरिज्म जो है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये वो आइसोमर्स आपस में डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट होता है। इसके देखिए अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ये जो फिनोमिना है जिसमें मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला शो करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म का फिनोमिना जो है वो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करता है। और ये भी एक रीजन है, देखें नीचे मैंने एग्जांपल दी हुई है जिसमें तीनों कंपाउंड जो है इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। पहला एन पेंटेन है, दूसरा आइसोपेंटेन है, तीसरा नियोपेंटेन। लेकिन तीनों का अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करें तो वो सेम होगा, यानी तीनों कंपाउंड्स में 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, मीन C5H12। इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कि सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। ये भी एक प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। 6th प्रॉपर्टी, रेट्स ऑफ रिएक्शन।
ड्यू टू द मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर जनरली वेरी स्लो। इनके रिएक्शंस जो है वो बहुत स्लो होते हैं। स्लो क्यों होते हैं? क्योंकि पीछे हम डिस्कस करके आ रहे हैं ये कोवलेंट होते हैं, ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, आयोनिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। इन पे ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ये ना तो किसी इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करते हैं और ना ही किसी न्यूक्लियोफाइल को। ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीशी, यानी जिनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस लवर होते हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। आगे चैप्टर नंबर 10 में हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। सो ये मॉलिक्यूलर नेचर होती है इनकी, इन पे ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव, इसलिए ना ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं ना न्यूक्लियोफाइल की तरफ, इसलिए इनके रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो स्लो होते हैं। तो इनके रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करने के लिए फिर हमें स्पेसिफिक कंडीशंस जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, यानी कि या टेम्परेचर देना पड़ता है या प्रेशर या कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है, डिफरेंट कंडीशंस जो है वो हमें प्रोवाइड करना पड़ती हैं। लास्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मोस्टली नॉन पोलर होते हैं, मोस्टली ये नॉन पोलर होते हैं। और आपने प्रीवियस क्लासेस में सॉल्युबिलिटी का एक प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी जो पोलर हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, जो नॉन पोलर हैं वो नॉन पोलर में। सो मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो हैं वो भी नॉन पोलर होते हैं। तो ये जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल के तहत जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, मोस्टली ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। सो दीज जनरली डिसॉल्व इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो है वो नॉन पोलर होते हैं, तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही डिसॉल्व होते हैं जो कि नॉन पोलर होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बहुत से हैं, उनमें से चंद एक मैंने यहाँ एग्जांपल दी हुई है उनकी, बेंजीन, पेट्रोलियम ईथर एटसेट्रा। ये बेंजीन और पेट्रोलियम ईथर ये दो एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई हैं। ये दिस इज ऑल अबाउट सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। आप इसको स्टडी करेंगे, लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, अच्छी तरह से लेक्चर को सुनेंगे, कोई क्वेश्चन हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी बुक से मैंने वो पार्ट लिया हुआ है जो हमने आज अपने लेक्चर में, मैंने इसको बुक में तो बहुत शॉर्ट करके टू द पॉइंट लिखा हुआ है। मैंने कोशिश की है लेक्चर में स्लाइड्स ऐसी बनाई हैं, एग्जाम्पल्स ऐसी दिए हैं कि आपको क्लियर हो जाए हर चीज़। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो सो यू कैन आस्क। ये बच्चों जब आप लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे और जब आप बुक से, जैसे मैंने 2 पेज, ये पीछे स्लाइड अगर आप देखें 2 पेज हमने आज बुक से पढ़े हैं, इनको बुक से पहले लेक्चर अच्छी तरह से सुनना है, फिर बुक से अच्छी तरह से इसको पढ़ना है, उसके बाद आपने इन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करनी है। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सारों के आंसर्स जो है वो मैं पीछे लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसके आंसर खुद ब खुद आ जाएंगे अगर आप लेक्चर को अच्छी तरह से सुनेंगे और बुक से अच्छी तरह से इसको स्टडी करेंगे। तो आपने कोशिश करनी है इस असाइनमेंट के जो क्वेश्चन हैं इनको आंसर करना है। एंड थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।